जय हिंद आप सभी को। क्या हाल चाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक है और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही है ना। मैंने भी थोड़ा स्पीड बढ़ाया क्योंकि मुझे आपको पता है कि 20 तारीख के बाद थोड़ा मैं बिजी होऊंगा, घर पे कुछ फंक्शंस हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उससे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स दे करके जाऊँ। ठीक है। आज उसी कड़ी में हम ऑलरेडी 6 क्लास देख चुके हैं और 2-2 चैप्टर या जितना कोशिश कर सकते हैं हम कवर करने को उतना कर रहे हैं। ठीक है। इस क्लास में भी हम 2 चैप्टर कवर करेंगे, एक तो एटमॉस्फेयर का चैप्टर, दूसरा सोलर हीट वाला। मैंने काफ़ी फ़िल्टर करके आपको कंटेंट दिया है इसमें। और अ, एक और चीज़ इसमें मैंने बदली है, वो ये है कि मैं जो पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ा रहा था, जो कि स्लाइड फॉर्मेट में था, अब मैंने क्या करा है, इसको ए4 शीट में ले आकर के कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है? ताकि कुछ बच्चे जो ऐसे हैं, जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, वो प्रिंट भी करा सकते हैं। और इससे क्या हो जाएगा, पहला तो ये कि नंबर ऑफ पेजेज़ कम हो जाएँगे। जो 100 पेज में जा रहा था, 120 में जा रहा था, अब देखो मुश्किल से ये 10, 11, 12 पेज में है, 2-3 पेज तो ऐसे हैं। ठीक है? तो 12-13 पेज होंगे मैक्सिमम। प्रिंट कराओगे दोनों साइड, 6 पेज में खत्म हो जाएगा। और अगर हैंड रिटन बना रहे हो तब तो और अच्छी बात है, मुश्किल से 2-3 पेज में हो जाएगा। उससे बेस्ट तो कोई नोट्स है ही नहीं। हम देखेंगे आज की क्लास में, देख सकते हो कि आज की क्लास का एजेंडा क्या होने वाला है। तो एजेंडा होने वाला है सर, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर समझेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, उसके कंपोजिशन क्या है। यहाँ से एक सवाल आता ही आता है, ये फेवरेट टॉपिक है सारे एग्जाम का। ठीक है? तो जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं या अ, देखते आ रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी अगर बात करें तो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये 2 ही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो 2 टॉपिक ही मैंने लिया है। ठीक है? जैसे एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स होते हैं, आपको पता होगा, वहां से क्वेश्चन आते हैं। उनके बीच में पॉजेज बनते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे सोलर रेडिएशन के बारे में जानेंगे। उनमें क्या होता है, इंसोलेशन क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, एफिलियन पेरिहिलियन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बस थोड़ा ब्रीफ में देख लेंगे जितना यहाँ पर काम है। और इंसोलेशन कैसे कैसे वेरिएबल होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन भी देखेंगे, सब चीजें। हीट बजट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और सीडीएस वगैरह जो दे रहे हैं उन बच्चों के लिए भी, तो वो भी हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है? आज की क्लास में भी समझने वाली चीजें काफी ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और चैप्टर 8, 7 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो भी हो 7 कर लेना, यहाँ पर 7 है, ये 6 कर दिया हमने, तो इसको 7 कर लेना। चैप्टर नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है? स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं और कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर देखते हैं एटमॉस्फेयर का। ठीक है? जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे प्रिय बच्चों, 1 मिनट में आपसे ये कह दूं कि मेहनत करते रहिए जितना आप कर रहे हो, और जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है उस पर भरोसा रखिए। इससे बेहतर कुछ नहीं होने वाला और इससे बाहर कहीं से भी नहीं आने वाला सवाल। ठीक है? आप जाकर के पीवाईक्यू लगा कर देख लेना। पढ़ो और मेहनत करते रहो। यकीनन है कि जब मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। देखो, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि आखिर एटमॉस्फेयर होता क्या है, या हिंदी में कहें तो वायुमंडल। देखो, हिंदी वाला जो शब्द है ना, इसको समझना थोड़ा और आसान, इसलिए कि वायु इसमें जुड़ा हुआ है और मंडल, वायु का मंडल। ठीक है? मतलब क्या है कि देखो बहुत सारे गैसेस का एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है एटमॉस्फेयर। ठीक है? जिसने क्या कर रखा है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक जैकेट पहना रखा है, एक चादर से ढक रखा है। ठीक है? वही चादर जो कई सारे गैसों से मिलकर बना है, उसको हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कह देते हैं। समझ आ गई बात? अब इस गैस का, इस एटमॉस्फेयर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इसी गैस में कई सारे, इसी एटमॉस्फेयर में कई सारे गैस पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो हम ऑक्सीजन लेते हैं अपनी सांस में, तो वो ऑक्सीजन भी इसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है? उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जो तुम्हें पता है, हम बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि प्लांट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो वायुमंडल जो है, ये पूरे पृथ्वी के मास का, पृथ्वी के द्रव्यमान का इंटीग्रल पार्ट है, बहुत जरूरी हिस्सा है, इसी का अभिन्न अंग है। ये लाइन, एक एक लाइन याद रखना है, कहीं भी स्टेटमेंट में दिया जा सकता है तुम्हें। तीसरी बात करें तो जो 99% एटमॉस्फेयर का मास है, द्रव्यमान है, वो सिर्फ पृथ्वी के सतह के हाइट से सिर्फ 32 किलोमीटर की हाइट तक ही सीमित है। ठीक है? मतलब हमारे सरफेस से, जिस सतह पर हम रह रहे हैं, उससे सिर्फ 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाओगे तो 99% एटमॉस्फेयर इतने में ही आ जाता है। बाकी अनंत तक है ऊंचाई तो। ठीक है? और आगे बात करें तो जो एयर है, जिसका ये मिश्रण आप देख रहे हो, ठीक है, तो एयर जो होता है वो कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। मतलब रंगहीन होता है और गंधहीन, ना तो उसका कोई रंग होता है ना उसका कोई महक, स्मेल होता है। ठीक है? और
कल पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एयर क्या है, जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिंपल एक मिक्सचर है गैसेस का। लेकिन जब मूवमेंट होने लगे तो उसी को हम विंड कह देते हैं या पवन कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि आखिर एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें होती हैं। क्या एटमॉस्फेयर में सिर्फ गैस ही होता है? नहीं सर, एटमॉस्फेयर में होता है गैस के अलावा वाटर वेपर। ठीक है, क्योंकि पानी जो इवापोरेट होकर के, वाष्पीकरण होकर के जमीन से ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो कहाँ जाती है आखिर? तो वो जाकर के एटमॉस्फेयर में रुकती है। एटमॉस्फेयर में कहाँ रुकती है ये भी हम समझेंगे। इसके अलावा और क्या है सर? तो डस्ट पार्टिकल, मतलब धूल के कण है वहां पर। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके तीनों को समझेंगे। और अगर हम बात करें तो जो गैस है वो हर जगह बराबर नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेयर तुम देख रहे हो ना कि 32 किलोमीटर तक 90% है, तो क्या पूरे 32 किलोमीटर में हर जगह गैस बराबर है, समान है? नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है हमारे पृथ्वी की सतह से लेकर के 120 किलोमीटर तक ही मिलता है, उसके बाद से नहीं मिलता, लगभग नेग्लिजिबल है। ये एनसीईआरटी का डेटा है। ठीक है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की बात करें तो ये भी हमारे पृथ्वी की सतह से सिर्फ 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलते हैं, उसके बाद ये बहुत ना के बराबर मिलते हैं। ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि कौन कौन से गैसेस हैं, गैसेस को जरा देखते हैं। सबसे पहला तो जो गैस है, इंपॉर्टेंट गैस सबसे मैक्सिमम वो है नाइट्रोजन गैस। जिनको नहीं पता है, 78% के आसपास हमारे पूरे वायुमंडल में सिर्फ नाइट्रोजन गैस है। कौन है? नाइट्रोजन गैस है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने सांस लेने में। वो कितना है सर? तो वो है 21%। यानी ये दोनों मिलकर के 99% गैस है। समझ गए? बाकी जितने गैस है वो सबके सब 1% में आता है। 1% में भी देखो आर्गन अकेले 0.9% पर है। 0.9% पर कौन है? आर्गन है 0.93% पर। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे गैसेस आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इतना परेशान करके रखा है, क्यों करा है अभी देखेंगे। वो सिर्फ 0.03% और इतना ज्यादा परेशान करके रखा है, सोचो। ठीक है, यहां पर देख सकते हो, यहां पर सारा मैंने चार्ट भी लगा रखा है, तो देख लेना। सबसे ज्यादा कौन था? नाइट्रोजन, फिर था कौन? ऑक्सीजन, फिर था कौन? आर्गन, और बाद में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़े। ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता है कि सूरज से जो रोशनी आ रही है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, तो होता क्या है कि पृथ्वी इस क्या कहते हैं, जो रोशनी आ रही है, जो सूर्य की किरणें आ रही है, उसको एब्जॉर्ब करती है। और बाद में एब्जॉर्ब करने के बाद अगर इसको एब्जॉर्ब करके रुक जाए तो ये पूरा का पूरा गर्म हो जाएगी, जल जाएगी। तो ये इसको रिलीज भी करती है, अभी हम आगे देखेंगे अगले चैप्टर में, रिलीज भी करती है, वापस फेंकती है। तो अगर ये वापस फेंक देगी तो ये ठंडा हो जाएगी। लेकिन इस एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बैठा हुआ है ना, जो इसके सतह पर ही है, एटमॉस्फेयर में ही बैठा हुआ है, वो क्या करता है? इस रेडिएशन को रोक लेता है। क्या कर देता है? रोक लेता है। अब इसी के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर पृथ्वी गर्म हो रही है, और जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हम देखते हैं ना, वो इसका प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसीलिए होता है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह गर्म हो रही है। देखो और क्या क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब क्या कहता है भाई साहब कि जब ये मान लो सन है, ये है एटमॉस्फेयर, सॉरी ये अर्थ है, और ये है क्या? आपका एटमॉस्फेयर ऊपर से घिरा हुआ है, और ये है सन। अब सन की जब लाइट आ रही है तो एटमॉस्फेयर को पार करते हुए अर्थ पे आएगी। तो एटमॉस्फेयर को पार करने के लिए क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बैठा हुआ है एटमॉस्फेयर में, वो कहता है कि भाई तुम जाओ, मेरा दिल खुला है। ओपेक ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? एक पार से दूसरी पार दिखाई देना। मतलब ये इसको पार करके सरफेस तक आ सकती है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने बताया ना कि पृथ्वी गर्म होती है तो नीचे से ऊपर की तरफ ये हीट रिलीज करती है, जो आया है उसको भेजती है वापस कि हाँ भाई तुम्हारा काम हो गया, वापस जाओ। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बैठा है ना अंदर में, वो कहता है कि भाई वो आए मेरी मर्जी से थे, अब जाएंगे भी मेरी मर्जी से। तो इस समय अब उनको वो जाने नहीं देता, वहां पर ओपेक का काम करने लगता है। किसका काम? ओपेक का। बताया था ना कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है। ट्रांसपेरेंट का हिंदी होता है पारदर्शी, और ओपेक का होता है अपारदर्शी। मतलब कि एक पार से दूसरी पार तक दिखाई ना दे, अगर शीशे के उस पार, तो उसका हम ओपेक कहते हैं। ठीक है, तो ये उधर जाने नहीं देता, अब ट्रैप कर लेता है इसमें। ये तो हमने देख लिया। दूसरा और क्या करता है सर कि ये जो है रेडिएशन को मैंने बता दिया कि एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा देता है। ये भी मैंने बता दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ नहीं होता है, जो इसने हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब करके रोक लिया है। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि यार मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं लाल पीला हो रहा हूँ, जाने दो ना, मैं बोल रहा हूँ उनको जाने दो, पृथ्वी कहती है कि जाने दो ना उनको। ठीक है, तो नहीं जाने दूंगा मैं, वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके कारण क्या होता है? इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसी प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है,
उसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी जितने गैसेस हैं उन सब का कांस्टेंट जो आपने देखा ना कि हवाई नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है, तो लगभग जितने गैसेस हैं वो सबके सब फिक्स है। ठीक है, उसमें ज्यादा कोई बढ़ना या घटना नहीं देखने को मिलता। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में हमें देखने को मिला है कि धीरे धीरे उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। क्यों? क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो ईंधन जल रहे हैं, ठीक है, गाड़ियां चल रही हैं, वाहन चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, उनके कारण जो गैस निकल रहा है वो सब किससे चल रहे हैं? ईंधन से चल रहे हैं। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अब उसके कारण ये बढ़ रहा है, इसका संख्या बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें तो ये देख लिया हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है। अच्छा, 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर ऊपर तक हमारे ये एटमॉस्फेयर में क्या बैठा हुआ है? ओजोन लेयर बैठा है। ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ये क्या करता है कि यूवी लाइट जो सन से आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे सन के लाइट से सन रे आ रही है, इसमें क्या है? यूवी लाइट भी है। यूवी लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो पता है ना कि सन के कई सारे लाइट्स आते हैं, ठीक है, उसको अगर बांटा जाए तो 7 स्पेक्ट्रम में बढ़ सकता है। अब उसमें एक होता है यूवी लाइट, जिसे विजिबल लाइट, वेवलेंथ के आधार पर हमने बांटा था ना, विजिबल, यूवी, इंफ्रारेड, सारी चीजें बांटी। तो यूवी लाइट जो है इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? इसको एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन। अभी हम देखेंगे कहाँ एब्जॉर्ब करता है। चलो, अब गैस हमने देख लिया, दूसरा क्या देख लेते हैं? वाटर वेपर। वाटर वेपर में क्या है कि वाटर वेपर में क्या क्या बातें याद रखनी है कि अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी के सतह से ऊपर की तरफ चलते हो, जैसे पहाड़ चढ़ रहे हो, ठीक है, तो सतह से ऊपर है पहाड़, तो पहाड़ पर चढ़ते हो या किसी भी ऊंची जगह पर जाते हो, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तो देखोगे कि वाटर वेपर या जल वाष्प घटता है, ऊंचाई के साथ ये घटता है, पहली चीज। दूसरा ये है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग अमाउंट में होता है। जैसे ट्रॉपिक एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया क्या है? यहाँ देखो, अभी आपसे ये शब्द कई बार आएंगे। तुम्हें मैंने बताया था कि जो 0 डिग्री लाइन है वो क्या कहलाती है? इक्वेटर कहलाती है। इक्वेटर कहलाती है। और जो 0 डिग्री से लेकर के ऊपर की तरफ जाओ 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, ये कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या हिंदी में कर्क रेखा कह देते हैं। नीचे में 23.5 डिग्री साउथ पर क्या बनता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इस 23.5 डिग्री यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन या टॉरिड जोन। ठीक है, ये हम पहली क्लास में ही देख चुके थे। जस्ट इसके ऊपर 23.5 डिग्री से ऊपर, ठीक है, और 66.5 डिग्री तक आपको मैंने बताया था टेम्परेट रीजन होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि भाई मेरे इस टेम्परेट रीजन में दो हिस्से होते हैं। देखो, ये एक हिस्सा और होता है इसमें, ठीक है, एक हिस्सा और होता है ऐसे, ऐसे एक हिस्सा और होगा, ऐसे एक हिस्सा और होगा, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये तुम देख रहे हो कि ट्रॉपिक के पास में है। ये वाला जो हिस्सा है ट्रॉपिक के पास में है। तो जो ट्रॉपिक के पास में है, ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो ये ट्रॉपिक के पास में पड़ता है, देख रहे हो आप। तो जो ट्रॉपिक के पास में है इसलिए हम इसको सब ट्रॉपिकल कह देते हैं, और इसके बाद वाले को हम टेम्परेट कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले को हम टेम्परेट कह देते हैं। और सबसे पोलर साइड में यानी लैटिट्यूड हाई जाओगे 90 डिग्री के आसपास में, तो फ्रिजिड जोन बनता है, बर्फ जमे हुए होते हैं, फ्रिजिड जोन बनता है। तो सब ट्रॉपिकल जोन बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले मैंने आपको बताया नहीं। इस 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के आसपास सब ट्रॉपिकल, और 35 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के आसपास टेम्परेट जोन बनता है। ठीक है, अब बात तुम्हें समझ आएगी कि इसका जो अमाउंट है, ठीक है, इसका जो अमाउंट है वो जो वेट एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया, तुम्हें पता है कि यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, धूप डायरेक्ट पड़ता है, धूप की किरणें डायरेक्ट यहाँ आती हैं ट्रॉपिकल रीजन में। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। तो डायरेक्ट आती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बारिश भी होता है, ठीक है, मामला थोड़ा सा गर्म भी होता है। तो यहाँ जो है ह्यूमिड ज्यादा होता है, वाटर वेपर ज्यादा होता है 4% के आसपास। जबकि ये जो पोलर एरिया है या जो ठंडे जगह है वहां पर क्या है? सब कुछ जमा हुआ है, पानी वगैरह क्या है? जमा हुआ है, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है, तो वहाँ ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर कितना होता है? तकरीबन 1% कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर जब आप इक्वेटर से इधर जाओ तो घट रहा है। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि इक्वेटर से जब आप पोल्स की तरफ जाते हो तो घट रहा है वाटर वेपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्या करता है? वाटर वेपर एक और काम करता है, जो इंसोलेशन है ना, इंसोलेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मतलब जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है। ठीक है, और क्या काम करता है? पृथ्वी को ज्यादा ना गर्म होने देता है ना ज्यादा ठंडा होने देता है। उन दोनों को बैलेंस करने में कौन मदद करता है? वाटर वेपर मदद करता है। समझ आ गई बात? चलो, स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। यहां देखो, डस्ट पार्टिकल तीसरा नंबर फैक्टर है। क्या पाया जाता है? डस्ट पार्टिकल, यानी धूल के कण वहां पाए जाते हैं। तो धूल का कण का ज्यादा कोई काम नहीं है, ये क्या कर देता है, ठीक है, ये जहां पर
एटमॉस्फेयर कम है, थोड़ा कम गहरा है, वहां पर ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर कन्वेक्शन करंट आता है। क्या होता है कन्वेक्शन करंट, हम आगे पहले पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। इसका अमाउंट जो है सब ट्रॉपिकल रीजन, इसीलिए मैंने आपको सब ट्रॉपिकल बताया था। सब ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक से ठीक ऊपर और ट्रॉपिक से मतलब ट्रॉपिक से ठीक करीब वाला रीजन। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो ये कहलाता है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में डस्ट पार्टिकल होता है काफी ज्यादा, और टेम्परेट रीजन में मतलब जस्ट उसके ऊपर, ये वहां पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह पर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा एक शब्द आता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या संघनन नाभिक। ये क्या होता है, देखो डस्ट पार्टिकल जो होता है ये क्या करता है, एक तरह का न्यूक्लियस का काम करता है। कैसा न्यूक्लियस सर, कि मान लो धूल कण जो हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, और जो वाटर वेपर या भाप बन के पानी ऊपर को उड़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, इससे चिपकते हैं। इससे क्या करते हैं, चिपकते हैं, इससे चिपकते हैं। तो ये चिपक गए, चिपकने के कारण क्या होता है, ये बारिश कराने में मदद करता है। ठीक है, यही बादल बनेंगे और बादल बन करके बारिश बनेंगे। ठीक है, तो ये भी काम करने में कौन मदद करता है, डस्ट का पार्टिकल मदद करता है। हमने तीनों फैक्टर देख लिए, गैस भी देख लिया, वाटर वेपर भी देख लिया और डस्ट पार्टिकल भी देख लिया। ठीक है, अब आते हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर पे। तो वायुमंडल का संरचना कैसी है, परतें कौन कौन सी है। पहली बात तो ये कि एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसको डेंसिटी और टेम्परेचर के आधार पर हमने कई सारे लेयर्स में बांटा है। डेंसिटी जो है वो अर्थ के सरफेस के पास यानी पृथ्वी के सतह के पास, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है डेंसिटी। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो डेंसिटी क्या होती है, घटती है। ये ध्यान रखना है, ये जो बातें मैं कह रहा हूं ना, रिवीजन कर लेना, कि जब आप पृथ्वी के सतह से ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगा, धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी जब हम लेयर पढ़ेंगे तो समझ आएगा क्यों होता है। अब 5 लेयर हैं, हमने पढ़ा होगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। यहाँ से क्वेश्चन ही पहले ही आ जाता है कि इनका लेयरिंग बताओ। तो सबसे नीचे होता है ट्रोपो, ठीक है, ट्रोपो के ऊपर होता है कौन, ट्रोपो के जस्ट ऊपर होता है स्ट्रेटो, स्ट्रेटो के ऊपर होता है कौन, मीजो, और मीजो से ऊपर होता है कौन, थर्मो, और थर्मो से ऊपर होता है कौन, एक्सो। तो ये होता है पूरा का पूरा सीक्वेंस, टीएसएम, टी, टीएसएम, टीई। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस होता है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उससे ऊपर होता है मेसोस्फियर, मेसोस्फियर देख रहा हो कि बीच में है, उसके ऊपर है थर्मो और उसके ऊपर है एक्सोस्फियर। एक एक करके इन सबको हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। सबसे पहली बात इसमें यह है कि ये सबसे लोअर मोस्ट है। मैंने बोला ना सबसे नीचे है, नीचे मतलब पृथ्वी के सतह से सबसे नजदीक कौन सा है, तो ट्रोपोस्फियर है। इसकी हाइट, औसत हाइट कितनी है, 13 किलोमीटर। मतलब पृथ्वी की सतह से लेकर के 13 किलोमीटर तक इसकी हाइट मानी जाती है, किसकी, ट्रोपोस्फियर की। अच्छा, एवरेज हाइट हमने 13 किलोमीटर कहा, कैसे आता है 13 किलोमीटर एवरेज हाइट, क्योंकि पोल के पास जो है, तुम्हें पता है कि पृथ्वी का शेप ऐसा है, ऊपर से चपटा है, यानी पोल के पास दूरी कम है। तो पोल के पास इसकी हाइट है तकरीबन 8 किलोमीटर, जबकि इक्वेटर के पास इसकी हाइट है कितनी, 13 किलोमीटर। ठीक है, अब तुम इनका एवरेज निकालोगे तो 13 और प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 13 8 कितना हो गया, सॉरी 18 और 8, और 18 8 का औसत निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 18 8 का औसत हो जाएगा 26 बाई 2 इक्वल्स टू 13। तो 13 किलोमीटर हमने औसत ले लिया है। और क्या है, जब इसकी हाइट, यहाँ इक्वेटर के पास हाइट सबसे ज्यादा है 18 किलोमीटर, तो मोटापा भी सबसे ज्यादा होगा, तो इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा मोटा होता है। कन्वेक्शनल करंट के कारण होता है, ये कन्वेक्शनल करंट अभी रख दो साइड में। ठीक है, बस इतना याद रखो, इक्वेटर के पास सबसे मोटा लेयर होता है। और क्या देखना है सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने वेदर, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 लाख बार तुम्हारे एग्जाम, कि जितने वेदर वाले फिनोमिना है, मतलब बरसात, बादल, ठीक है, आंधी तूफान, ये सब के सब कहां पर होते हैं, इसी स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं। जितना वेदर और क्लाइमेट चेंज, जितना मौसम और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है, वो सब का सब ट्रोपोस्फीयर में ही देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या होता है सर, ट्रोपोस्फीयर में एक और चीज देखने को मिलती है, क्या, कि जैसे जैसे तुम ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब ऊंचाई बढ़ेगी, तो टेम्परेचर घटते जाता है। ठीक है, हाइट बढ़ा तो टेम्परेचर घटते जाता है। कहाँ, सिर्फ ट्रोपोस्फीयर की बात करना भी हम, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में ऐसा होता है। कितने पर कितना घटता है सर, तो 165 मीटर ऊपर जाओगे तो हर 165 मीटर ऊंचाई पर चढ़ने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हर 165 मीटर के बाद 1 सेंटीमीटर घटते जाता है। ठीक है, इसी को हम लैप्स रेट भी कहेंगे, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है ये भी पूछा जाता है। तो जितने सबसे ज्यादा जो मानव या ह्यूमन की एक्टिविटी है या बायोलॉजिकल एक्टिविटी है,
जैविक गतिविधियां हैं वो सारी की सारी किसके कारण होती है, वो इसी के कारण होती है, इसी लेयर में होती है। जैसे बारिश है ना, आंधी तूफान स्टॉर्म, ये सब का सब यहीं पर होता है। ठीक है, दूसरा ये है कि ह्यूमन लाइफ के लिए, मानव जीवन के लिए, फसल के लिए, कृषि के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें यहीं पर होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, ये लेयर आप देख सकते हो। अब आ जाता है पॉज का कंसेप्ट। पॉज का कंसेप्ट क्या होता है सर? देखो, तुमने यहां देखा कि ये क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो पहला लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर एक बार जाने के बाद, एक हाइट के बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है, खत्म होता है। तो जहां पर ट्रोपोस्फियर पॉज होता है उसको हम ट्रोपोपॉज कह देते हैं। पॉज का मतलब रुक जाता है, तो इसको हम कह देते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज हो गया। अब ट्रोपोपॉज मतलब क्या हो गया कि ट्रोपोस्फियर का पॉज लग गया, रुक गया। अब वहां से कौन स्टार्ट होगा? स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होगा। तो ट्रोपोपॉज के बारे में एक बात और कह सकते हो कि ट्रोपोपॉज क्या कर देता है? स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर इन दोनों के बीच का लिंकेज बनाता है। ठीक है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? वैसे ही जहां पर स्ट्रेटोस्फियर पॉज होगा उसको हम क्या कह देंगे? स्ट्रेटोपॉज। क्या कह देते हैं? स्ट्रेटोपॉज। जहां मेजोस्फियर पॉज होगा मेजोपॉज, थर्मोस्फियर पॉज होगा थर्मोपॉज। बट उनको हम नहीं देखेंगे एक एक करके, पहले समझते हैं। ट्रोपोपॉज की बात करें हम, ट्रोपोपॉज की, ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या जानना है? पहला ये कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर दोनों के बीच में है, बता दिया मैंने आपको। यहाँ टेम्परेचर इक्वेटर के पास में कितना -80 डिग्री सेल्सियस और पोल्स के पास में कितना -45 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था ना कि आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो ट्रोपोस्फियर में, तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर घट रहा है। ट्रोपोपॉज में जाओगे तो क्या हो गया, घट के देख लो कितना पे आ गया, -80 डिग्री और -45 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब बताओ, एक और चीज जान लो कि भाई टेम्परेचर जो है इसमें ओवरऑल कांस्टेंट ही होता है, ज्यादा यहाँ पर बदलता नहीं है। ठीक है, कहां पे? ट्रोपोपॉज में। अभी मैं एक ग्राफ दिखाऊंगा, सारी बातें वहां क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं दूसरे लेयर पर। दूसरे लेयर पर वो कौन है? स्ट्रेटोस्फियर, यानी समताप मंडल। समताप मंडल की अगर हम बात कर लें तो ये कितने हाइट तक है सर? तो 50 किलोमीटर की हाइट तक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई साहब, इसका जो टेम्परेचर है, हाइट के साथ टेम्परेचर ये बढ़ता है। हाइट के साथ क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। ये किसके जस्ट पिछले वाले का उल्टा है, ट्रोपोस्फियर के उल्टा है। उसमें क्या था? हाइट के साथ टेम्परेचर घट रहा था, इसमें हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी लेयर में पाया जाता है ओजोन भैया। कौन पाया जाते हैं यहाँ? ओजोन भैया, जो कि कहां से कहां, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में ही रहते हैं। और ये ओजोन भैया वो थ्री, ये क्या काम करते हैं? पृथ्वी से जो यूवी लाइट आ रही है, अल्ट्रावायलेट रे, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खा जाते हैं। कहते हैं कि ना बेटा ना, नीचे मत जाओ, नीचे मेरे लोग रहते हैं, ह्यूमन रहते हैं। वहां जाओगे तुम उनके स्किन पे पड़ोगे और उसके कारण स्किन कैंसर कराओगे। तो ये स्किन कैंसर कॉज करता है कौन? यूवी लाइट। और कई सारी दिक्कतें ये करता है, इसलिए इसको रोक के रखता है ओजोन लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगली बात वही लिखी हुई है। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो लेयर है, इसमें ना तो कोई बादल बनता है ना कोई टर्बुलेंस होता है, मतलब कहीं भी कोई गड़बड़ गुड़बड़ कुछ नहीं होता। इसलिए जब बादल नहीं बन रहा, किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही, तो ये काफी सेफ माना जाता है। किसके लिए? जेट एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के लिए, यानी विमानों के उड़ान के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? तो वो है स्ट्रेटोस्फियर। जो स्टार मार्क कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, गारंटी ले लो, दिखेगा ही दिखेगा। और देखो, ये यूवी लाइट से बचाता है, मैंने बता दिया। एक और बात याद रखना है, क्या कि जो स्ट्रेटोस्फियर का डेंसिटी है वो ट्रोपोस्फियर से कम होता है। ठीक है, क्या होता है? कम होता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई बादल बन रहा है, ना तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो ही नहीं रही, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ का घनत्व कम होगा, तो ये ट्रोपोस्फियर से कम होता है। और स्ट्रेटोस्पॉज इस पे पॉज लगा लेता है। स्ट्रेटोपॉज जो है स्ट्रेटोस्फियर पे पॉज लगा देता है, रोक देता है। अब स्ट्रेटोस्पॉज के बाद कौन स्टार्ट हो जाएगा? मेसोस्फियर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर था, ये पॉज लगा दिया कौन? ट्रोपोपॉज। फिर स्टार्ट हो गया कौन? स्ट्रेटोस्फियर, इस पर पॉज लगा दिया कौन? ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मेसोस्फियर। मेसोस्फियर, अब इस पे कौन पॉज लगा देगा? मेसोपॉज। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम किस पर? मेसोपॉज पे। मेसोस्फियर पे पहले देख लेते हैं। मेसोस्फियर की बात कर लें तो ये स्ट्रेटोस्फियर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, इसकी हाइट 80 किलोमीटर तक मानी जाती है। और टेम्परेचर इसमें वापस से हाइट के साथ टेम्परेचर, जैसे जैसे इसमें हाइट बढ़ता है टेम्परेचर वापस घट रहा है। देखो, शुरू में पहले हाइट के साथ घटा था, फिर बढ़ा, फिर वापस घटना शुरू। और इसमें टेम्परेचर बहुत रैपिड घटता है, बहुत ज्यादा घटता है। इसमें तुम देखोगे कि इसमें टेम्परेचर जो है तकरीबन -100 डिग्री तक चला जाता है।
ठीक है ना। और इसका सबसे ऊंचा ऊंचा वाला जो लेयर है जहां ये जाकर के पॉज हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको मीसोपॉज कहते हैं। अच्छा, मीसोस्फीयर के बारे में एक और बात याद रखना है कि सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा रीजन मीसोस्फीयर होता है। ये पूछा गया आपके एग्जाम में। एक और बात इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर में आकर के मेटेराइट्स जल जाते हैं और मेटियोर बन जाते हैं, तो वो मेटियोर कहाँ आकर के जलते हैं? मीसोस्फीयर जलाते हैं उनको। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों जलते हैं? फ्रिक्शन के कारण। कहोगे सर इतना ठंडा है तो कैसे जले? फ्रिक्शन के कारण मेरे भाई, फ्रिक्शन लग रहा है वहां पर, कई सारे पार्टिकल्स हैं जिसके कारण वो टकरा करके खुद ही जल जाते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं उसके ऊपर वाले लेयर पर जिसका नाम है थर्मोस्फियर। क्या नाम है? थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर दूसरा नाम आइनोस्फियर। आइनोस्फियर हालांकि इसमें एक लेयर पाया जाता है, लेकिन ये लगभग कई जगह पर सेम ही यूज कर लिए जाते हैं। इसका हिंदी होता है तापमंडल और इसका होता है आयनमंडल। इसकी हाइट 80 किलोमीटर से ऊपर और 400 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, कई सारे आयंस मिलते हैं, आयनिक गैस मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि इसमें वापस से, जैसे आपने देखा ना मेसोस्फीयर में टेम्परेचर घट रहा था, इसमें वापस से हाइट के साथ क्या हो रहा है? टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है। पहले घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, ऐसे हुआ है। ठीक है, अब देखो आयनोस्फीयर के कई सारे लेयर्स हैं, कई सारे सब लेयर्स बांटे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ रेडियो वेव्स लगे हैं जो कि बैक करते हैं कई सारी चीजों, जो रेडियो वगैरह लोग यूज करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं ना, वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उनके लिए जो मोबाइल वगैरह आप यूज कर रहे हो, सब सारे सैटेलाइट वगैरह, वो कम्युनिकेशन वो यहाँ से आते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर की बात करें तो सबसे बाहरी लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, सबसे ऊपर। इसके बारे में ज्यादा किसी को जानकारी है नहीं, जो मोटी मोटी जानकारी है और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, तो देख लो। एयर इज एक्सट्रीमली थीन एयर, काफी पतला है, ज्यादा डेंसिटी है नहीं, और ये आउटर स्पेस से जाकर के मिल जाता है। और साथ ही साथ ये मेनली सैटेलाइट वगैरह का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम, ठीक है, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने में या बाकी चीजों के बारे में, तो वो हम यहाँ सेट करते हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। इसमें टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है। अब यहाँ टेम्परेचर वाला खेल समझ लो, ध्यान से देखो। ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ये पूरा टेम्परेचर है। नीचे में क्या है? टेम्परेचर। और ये क्या है? हाइट। हाइट। अब यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ तुम जा रहे हो, देखो इधर है -80, -100, -80, -60, -40, -20, -0, 20। यानी लेफ्ट से राइट की तरफ, इधर से इधर की तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ हाइट बढ़ रहा है। ठीक है, यानी लेफ्ट से राइट टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इधर से इधर आएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये मान लो कहाँ है? ये तकरीबन यहाँ पर है टेम्परेचर शुरू में, ट्रोपोस्फीयर में हम देख रहे हैं। कहाँ? ट्रोपोस्फीयर में। शुरू में कहाँ है? 20 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से ज्यादा है, माने तकरीबन ये कितना है? मान लो 12 डिग्री के आसपास, है ना, 12 डिग्री के आसपास मान लेते हैं। तुम ध्यान से देखो कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो हाइट बढ़ रहा है, ये देखो हाइट बढ़ रहा है। तो हाइट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर लेफ्ट की तरफ जा रहा है कि राइट की तरफ? लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये देख रहे हो, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ऐसे लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है। तो हमने क्या बोला था? ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर घटता है। ये आ गया ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज में आकर के टेम्परेचर घट जाता है। और ट्रोपोपॉज में क्या होता है? शुरू में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये भी मैंने बताया था आपको, तो ये देखो सिमिलर है कांस्टेंट। फिर वापस बोला था कि स्ट्रेटोस्फीयर में वापस ये बढ़ने लगा, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो आप, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ रहा है। फिर स्ट्रेटोपॉज आता है और वहां पे क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। फिर मेसोस्फीयर में जाता है तो वापस घटने लगता है, ये देख रहे हो आप, लेफ्ट की तरफ जा रहा है यानी घट रहा है। फिर मेसोपॉज आता है, मेसोपॉज में कांस्टेंट होगा, और जैसे थर्मोस्फीयर आएगा फिर बढ़ने लगेगा, एक्सोस्फीयर में भी बढ़ता चला जाएगा अभी टेम्परेचर। ये है पूरा का पूरा टेम्परेचर का ग्राफ, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अब दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं, वो है सोलर रेडिएशन का चैप्टर। सोलर रेडिएशन और हीट बैलेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक दो बातें इंपॉर्टेंट है, वो जानो। पहला ये कि एयर सराउंड करके रखा है, मतलब पृथ्वी को चारों ओर से घेर कर रखा है, जिसको हमने क्या कह दिया? एटमॉस्फेयर। और एयर जो होता है एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये पूछा जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर इसलिए क्योंकि फिक्स है, फिक्स अमाउंट में सारे मिक्स हैं, अच्छे से मिक्स हैं सारे के सारे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, सारे के सारे। अच्छा, लेकिन अगर आपसे पूछते कि पॉल्यूटेड एयर भी होमोजीनियस है क्या? नहीं, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर में आपको नहीं पता ना कि कण कितने हैं, ठीक है, या पोल्यूशन क्या क्या मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, कैसे मिला हुआ, वो तो नहीं पता है, तो वो क्या हो जाएगा? होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है पॉल्यूटेड एयर, जैसे दिल्ली की हवा। ठीक है, नॉर्मल जो जनरल एयर है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बता चुका हूं। पृथ्वी जो है वो मेजरली जो एनर्जी हमें मिलती है वो कहां से मिलती है? सन से मिलती है। कैसे मिलती है वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, जो पृथ्वी पर लाइट आ रहा है, ठीक है, हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं, यहां से इंपॉर्टेंट है। सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, क्या याद रखना है? इनकमिंग, जैसे यहां लिखा है ना, IN
सोल एशन, इन से इनकमिंग, सोल से सोलर और एशन से रेडिएशन, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, ये कहलाता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। मतलब जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आ रही हैं उनको हम इंसोलेशन कह देते हैं या इनकमिंग सोलर रेडिएशन कह देते हैं। अच्छा, उसका दूसरा नाम है जो सूर्य से पृथ्वी की तरफ आ रही है, ध्यान रखना, उसको शॉर्ट वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट वेवलेंथ कहते हैं। ये एक थ्योरी है, उसमें ये बात बोली गई थी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखना है कि जो आने वाली किरणें हैं वो शॉर्ट होती हैं, ठीक है, क्या कहलाती हैं? शॉर्ट। और जो पृथ्वी वापस भेजता है उसको हम लॉन्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग वेव कहते हैं, ठीक है। चलो, अब ये क्या होता है, क्या पृथ्वी पर जब ये किरणें आ रही हैं, पहला सवाल ये उठता है कि भाई साहब हर जगह क्या बराबर गिरती हैं? नहीं, तुम्हें पता नहीं कि पृथ्वी एक तो गोल है, लगभग लगभग गोल ही है, ठीक है, तो उसका सतह बराबर है नहीं, प्लस जो सूर्य की किरणें आ रही हैं हर जगह बराबर नहीं गिरती हैं, ठीक है, हर जगह बराबर नहीं गिरती है, कहीं तिरछी गिरती है, कहीं डायरेक्ट गिरती है, तो ये ध्यान देना है। एवरेज औसत सोलर एनर्जी बीपीएससी पिछले साल 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 70वीं या 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एवरेज सोलर एनर्जी जो सूर्य से किरण आ रही है वो एनर्जी लेकर के आ रही है, ठीक है, तो कितना औसत एनर्जी पूरे पृथ्वी पर मिलता है? तो देखो 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 मिनट में इतना कैलोरी एनर्जी सूर्य से हमें मिलता है। ये ध्यान रखना, डेटा 1.94, ये पूछा जा चुका है बीपीएससी में, ये पूछा जाएगा, तुमसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं एफिलियन और पेरिलियन पे। एफिलियन में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, और ये क्या है? अर्थ है, अर्थ है, घूमते घूमते एक समय ऐसा आएगा कि यहां पर आएगी अर्थ, ठीक है, तो एक समय आता है कि जब सबसे ज्यादा दूर हो, और एक समय तब आता है जब अर्थ और सन के बीच की दूरी सबसे कम हो, यानी करीब हो। तो जो सबसे दूर होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एफिलियन। क्या कहते हैं? एफिलियन। याद रखने का तरीका बताया था, अवे से याद रख सकते हो, अवे, ए से अवे और ए से एफिलियन, और पास है तो पेरिलियन, ये भी मैंने बताया था आपको, पी से पास और पी से पेरिलियन। पेरिलियन मतलब सबसे करीब है। तो आप देखो एफिलियन कब होता है? 4 जुलाई को होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। कितना होता है? तकरीबन 15.2 किलोमीटर, 2 करोड़ किलोमीटर या 152 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, ये बराबर ही होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है पेरिलियन। पेरिलियन में क्या होता है कि सबसे पास होता है, कितना? 147 किलोमीटर। अच्छा, एक बात बताओ, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे पास होगी तो जो सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं, सूर्य की किरणें आ रही हैं, वो ज्यादा मिलेंगी, और जब सबसे दूर होगी तो कब मिलेंगी? सिंपल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा तो बुद्धि लगा ही सकते हो। और आगे बढ़ जाए तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि 3 जनवरी यानी कब पेरिहिलियन को इंसोलेशन थोड़ा ज्यादा मिलता है हमें, ठीक है, सूर्य की किरणें ज्यादा मिलती है। लेकिन होता क्या है कि जो लैंड और सी है, मतलब जमीन और पानी है, वो एक साथ बराबर गर्म नहीं होते, बराबर ठंडे नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। अब उसके कारण ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये हम पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा तो वो भी हम पढ़ेंगे। चलो, अब देखो वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन, मतलब जो सूर्य की किरणें आई उनमें परिवर्तन कैसे कैसे होता है। क्या हर जगह बराबर गिरती है? नहीं साहब, 4-5 फैक्टर हैं इसलिए बराबर नहीं गिरती। सबसे पहला फैक्टर क्या है सर? कि रोटेशन है। जरा मुझे एक बात बताओ, ये है पृथ्वी, ठीक है, मान लो सूर्य के लाइट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। अब एक समय ऐसा है कि ये इस पर है, ठीक है, ये लाइट यहां पर गिर रहा है, लेकिन तुम्हें पता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी ये घूमते रहती है, घूमते रहती है। तो जब ये घूमेगी तब ये लाइट क्या यहीं पर पड़ेगा? ये पॉइंट तो यहां आ जाएगा घूम के, ये पॉइंट फिर आगे आ जाएगा, फिर ये यहां आ जाएगा, फिर यहां जाएगा, लेकिन ये अलग अलग पॉइंट पर धूप गिरते रहेगा। तो ये कारण एक ये भी है कि रोटेशन के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण जो इंसोलेशन है या सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग जगह पर गिरती हैं, सिंपल। दूसरा ये है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मतलब कि तुम्हें ये भी पता है कि पृथ्वी जो है वो सीधी नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है, कितने? 23.5 डिग्री, ठीक है, तो वो झुकी हुई है। उसके कारण क्या होता है सर? यहां देखो, झुकने के कारण क्या होता है कि भाई साहब कहीं पर जैसे ये सनलाइट आ रहा है तो तुम यहां देख सकते हो कि डायरेक्ट डायरेक्ट अगर लाइट आ रहा है तो इतने एरिया में गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर तिरछा एरिया है, ठीक है, तिरछा गिर रहा है, तो तिरछा गिरने के कारण ये देखो इतना एरिया कवर कर रही है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, जरा मुझे एक बात बताओ, ये कम एरिया है, कम एरिया है तो एनर्जी यहाँ ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा सर? उदाहरण के तौर पर समझो, मान लो यहाँ 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, इनको मैं 100 रुपए दे रहा हूं, तो पर हेड कितना आ रहा है? 20 रुपए। यहाँ 10 लोग हैं, अब इनको भी मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, तो इनमें पर हेड कितना आएगा? 10 रुपए।
ठीक है, इसमें आ जाएगा 20 रुपए, इसमें आ जाएगा 10 रुपए। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि यहाँ भी 100 रुपए दिए, यहाँ भी 100 रुपए दिए, लेकिन यहाँ लेने वाले 10 हैं, यहाँ लेने वाले सिर्फ 5 थे। तो कम एरिया है इसलिए एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ एनर्जी कम इसलिए होगी क्योंकि एरिया ज्यादा हो रहा है। समझ आ गई बात? लाइट तिरछा पैर पड़ रहा है ना, यहाँ पर तिरछा पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैलेगा। यहाँ सीधा पड़ रहा है तो एक जगह इकट्ठा रहेगा। तो दूसरा कारण हमने ये भी देख लिया कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तीसरा कारण होता है लेंथ ऑफ ए डे, मतलब तुम्हें पता है कि हर समय दिन और रात बराबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो वो भी फर्क पड़ता है कि ज्यादा समय तक दिन रहेगा तो धूप ज्यादा मिलेगा, हमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तीसरा कारण। चौथा कारण यह है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, उसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहता, लेकिन तुम्हारा एनसीईआरटी कहता है कि यह भी एक कारण है, तो है कि एटमॉस्फेयर में तुम्हारे वायुमंडल में पारदर्शिता कितनी है, ठीक है, उस वो भी डिसाइड करता है कि हाँ भाई अंदर कितना सोलर लाइट जाएगा, सूर्य की किरणें जाएंगी, वो भी एक कारण है। और पांचवा एक कारण है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, मतलब पृथ्वी पर जो बनावटें हैं, जैसे कहीं पहाड़ है, कहीं बर्फ है, कहीं क्या है नॉर्मल जमीन है, कहीं पानी है, अलग अलग चीजें, तो वहां पर भी अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो ये 5 फैक्टर्स हैं, 5 वेरिएबिलिटी हैं जो कि आने वाली सूर्य की किरणें हैं उनको प्रभावित करती हैं। ये पांचों पूछा जा सकता है तुम्हें ऑप्शन में देकर के, 4 दिए होंगे, 3 दिए होंगे, एक पूछे कि इसमें से कौन प्रभावित नहीं करते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये बात मैंने आपको बता दी। एंगल ऑफ सन्स रेज, जब हायर एल्टीट्यूड पर आप जाते हो, हायर एल्टीट्यूड आप देख सकते हो, जैसे ये 0 डिग्री के पास में, तो 0 डिग्री यानी इक्वेटर के पास में डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, तो कम एरिया ले रहा है। अब जैसे आप ऊपर वाले लेटीट्यूड पर जा रहे हो, ऊपर वाले लेटीट्यूड पर लाइट तिरछी पड़ रही है, तो तिरछी पड़ रही है तो ज्यादा एरिया में फैल रही है, ज्यादा एरिया में फैल रही है तो एनर्जी कम, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा, वही बात यहाँ लिखा गया है। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, स्लैंट रे पास थ्रू ग्रेटर एटमॉस्फेरिक डेप्थ कॉजिंग मोर एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन। क्या कह रहा है समझना। देखो, जैसे ये एटमॉस्फेयर का लेयर है, ये नीला वाला जो आपको दिख रहा है, हल्का नीला वाला, ये एटमॉस्फेयर का लेयर। जरा मुझे एक बात बताना, इसको मैं मिटा दूं, इसको पहले मिटा देता हूं। मिट जा भाई, क्या हो गया? ठीक है, ठीक है। यहां देखो, ध्यान से देखो, जस्ट अ सेकेंड। यहां देखो, जैसे ये लाइट की किरण आ रही है, तो इसको सिर्फ इतना ही एटमॉस्फेयर पार करना है, सिंपल, इतना एटमॉस्फेयर पार करना है। लेकिन जो लाइट यहां से लेकर के यहां तक आ रही है पृथ्वी की सरफेस पर, आप देख रहे हो कि इसको एटमॉस्फेयर में इतना लंबा दूरी तय करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये बात लिखी गई है कि जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, ऊपर के लैटिट्यूड की तरफ, तो उसको एटमॉस्फेयर में भी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। अब एटमॉस्फेयर में ज्यादा ट्रेवल करेगी तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि एटमॉस्फेयर जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं एब्जॉर्ब करने वाले, तो ज्यादातर तो एनर्जी वही खा जाते हैं, रास्ते में ले लेते हैं, ठीक है। जब बीच में मेडिएटर ज्यादा हो जाएंगे तो तुम्हारे तक चीजें पहुंचेंगी ही नहीं, ठीक है। वही चीज करता है एटमॉस्फेयर ऊपर बैठा हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाता है, लाइट स्कैटर भी कर जाते हैं, कितने सारे छितरा जाते हैं, फैल जाते हैं, वहां स्कैटरिंग भी होती है, जिसके कारण आसमान का कलर नीला भी दिखाई देता है हमारे को, ठीक है, डिफ्यूजन भी होता है, ये सब होता है। अब पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू एटमॉस्फेयर, जरा देख लो कि एटमॉस्फेयर में कैसे पास करता है। एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट ही है, तुम्हें पता है, ट्रांसपेरेंट है, और उससे होता हुआ रेडिएशन आता है जिसको हम सोलर शॉर्टवेव रेडिएशन कह देते हैं। अब इसमें कौन कौन बैठा हुआ है, इसमें बैठा हुआ है कौन, वाटर वेपर, ओजोन, गैस। ये तीनों क्या कर देते हैं, जो रेडिएशन आ रहा है, जो सूर्य की किरण आ रही है, उसको क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं और शोषित करते हैं, खींच लेते हैं। और इसके अलावा कौन बैठा है, उसके अलावा बैठा है डस्ट के पार्टिकल। डस्ट का पार्टिकल बड़ा गेम करता है, कहता है कि बाबू ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल बिगाड़ देंगे। अब ये क्या करता है भाई साहब, देखो, ये जो लाइट आ रही है उसको फैला देता है, छितरा देता है, स्कैटर कर देता है। तो इसी स्कैटरिंग के कारण आसमान का जो रंग है नीला दिखाई देता है, और हमें सनराइज और सनसेट के समय, यानी सूर्य के उगने और डूबने के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। तुमसे फिजिक्स में भी ये सवाल मैंने बताया था, स्कैटरिंग के कारण होता है, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण होता है, ध्यान देना है। अब इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़े, चलो अब देख लेते हैं कि जगह के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात तो हम समझ गए कि साहब हर जगह सूर्य की किरण बराबर नहीं पहुंच रही है, तो जरा मुझे बता दीजिए कि कहां पर कितनी पहुंच रही है। तो औसतन जान लो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का डेटा कहता है कि तुम्हारा जो इंसोलेशन है, यानी जो आने वाली किरणें हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन में, ये ट्रॉपिक वाला एरिया है, ठीक है, ट्रॉपिक्स में कितना आती है, तकरीबन 320 वाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी दे करके जाती है। और पोलर साइड में देख रहे हो, पोलर साइड में कम ही लाइट पड़ रहा है, ठीक है, कम ही, और पड़ भी रहा है जहां पर, वहां डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो वहां क्या होता है कि कम ही ऊर्जा पहुंच पाती है, तकरीबन 70 वाट पर मीटर स्क्वायर। इतना बात ध्यान रखना, ये डेटा नहीं भूलना है, रट जाना ये डेटा, 32 और 7 का, 320 और 70 का, ठीक है।
आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां से एक बात और याद रखना है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। सब ट्रॉपिकल कौन है? ट्रॉपिक के जस्ट ऊपर वाले, ट्रॉपिक के जस्ट यहाँ के पास वाले। तो सब ट्रॉपिकल में जो डेजर्ट पाए जाते हैं, रेगिस्तान पाए जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा इंसोलेशन मिलता है। तुम्हें भी पता, देखो ये सबसे सामने में यही एरिया पड़ रहा है, सबसे सामने यही पड़ रहा है सूर्य के सामने। तो ये सबसे ज्यादा लाइट खाते हैं, सबसे ज्यादा खींचते हैं, इसलिए सूखा भी ज्यादा है वहां पर। ठीक है, और वहां पर बादल वगैरह नहीं बनता, बारिश वगैरह नहीं होती, इसलिए वो सूखा भी ज्यादा है। ठीक है, और आगे आ जाओ। तो सेम लैटिट्यूड पर ये तीनों बातें ध्यान रखनी है। एक दो तीन लाइन है, तीन लाइन में से किसी लाइन में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेम लैटिट्यूड पर, मान लो ये 0 डिग्री हो या मान लो 23.5 डिग्री पर ही लैटिट्यूड है, अगर यहाँ पर कोई जगह है, कोई कंटिनेंट है, कोई महाद्वीप है और कोई महासागर है, तो तुम्हें एक बात याद रखना है कि कंटिनेंट रिसीव मोर इंसोलेशन। ठीक है, कंटिनेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा इंसोलेशन रिसीव करते हैं, ज्यादा लाइट खींचते हैं, जबकि पानी कम खींचते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा एक बात और, जैसे विंटर के जो मिड और हाई लैटिट्यूड है, ठीक है, विंटर के सीजन में क्या होता है, वहां पर रेडिएशन कम आते हैं। ये लाइन भी ध्यान रखनी है। क्यों आते हैं, क्या आते हैं, जब अगला चैप्टर आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब अर्थ का पूरा सर्कुलेशन, ये अर्थ नहीं, एयर का सर्कुलेशन पढ़ेंगे, कैसे कैसे एयर मूव करता है, ठीक है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। और आगे बढ़ जाते हैं कि अब हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर देख लेते हैं कि अब एटमॉस्फेयर कैसे गर्म होता है और कैसे चीजें वहां पर फैलती हैं। ठीक है, हम अभी तक सारी बातें क्लियर हो गई है, तो बताओ आगे बढ़ते हैं। तो तीन मेथड आपको याद रखने हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन। ये स्टार मार्क कर लो, इनमें से एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, अभी बीपीएससी में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहला ये कि कंडक्शन, तीन मेथड होते हैं हीटिंग के। ठीक है, पहला है कंडक्शन। एक लाइन याद रखनी है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण, यहां देखो, ये ग्राफ देखो, समझ में आ जाएगा। ये देखो, कंडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो तुमने देखा होगा, जब तुम एक, ये मान लो सस्पेन है, इसमें तुम पानी गर्म कर रहे हो। ठीक है, तो आग तुम कहाँ लगाते हो, इसके नीचे लगा रहे हो आग। ठीक है, इसके नीचे आग लगा रहे हो, लेकिन तुम देखो क्या कि हैंडल भी गर्म हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि वो इसके पास है और ये हैंडल इसके टच में है, कॉन्टेक्ट में है, तो ये भी गर्म हो रहा है, ये भी गर्म हो रहा है, मतलब हीट इसको ट्रांसफर कर रहा है। तो जब किसी के कोई कॉन्टेक्ट में हो, टच में हो, और उसके कारण वो हीट ट्रांसफर करे, तो हम उसको कंडक्शन कह देते हैं, पहली बात। ठीक है, वही बात है, जैसे मान लो पृथ्वी के सतह के पास जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, तो वो टच में ही है, तो जब पृथ्वी गर्म होगी तो उसको भी गर्म होना पड़ेगा। तो ये होता है कंडक्शन, पहला। दूसरा होता है क्या, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में होता यह है कि जैसे पृथ्वी गर्म होती है, तो जो हवा है इसके आसपास में, लेयर सरफेस के आसपास में गर्म होती है, तो गर्म होने के बाद हवाओं को ऊपर की तरफ फेंकना शुरू कर देती है, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल यानी ऊपर नीचे, तो ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर देती है। ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर देगी तो ऊपर में कौन है, एटमॉस्फेयर, तो फिर भी ये जाकर के उसको गर्म करते हैं, नीचे से गर्म करना शुरू कर देते हैं वो। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में वर्टिकल ध्यान रखना है और इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ध्यान रखना है। दो बात समझ आ गई। तीसरा होता है एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या होता है सर, और कैसे गर्म हो सकता है, पृथ्वी मान लो जैसे गर्म हो रही है, गर्म हो रही है, गर्म हो रही है, इस पर सूर्य का धूप आ रहा है, गर्म हो रही है, तो एक कारण और भी जो इस गर्मी को कहीं और लेके जा सकता है, कौन, इस पर चलने वाली हवाएं, इस पर चलने वाली हवाएं। ठीक है, तो मान लो कोई हवा इस पर हॉरिजेंटली चल रही है, ठीक है, मतलब ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह उस हीट को ट्रांसफर करेगी, दूसरी जगह ले जाएगी। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये तीनों मेथड आपको ध्यान में रखनी है। पहला क्या था, कंडक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कन्वेक्शन में क्या था, वर्टिकल यानी ऊपर नीचे, और एडवेक्शन में क्या था, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। ठीक है, और देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें, बता देता हूं आपको यहां से, क्योंकि क्वेश्चन आता है। कंडक्शन तो हो गया, ये हो गया। अब कन्वेक्शन के बारे में एक बात और याद रखना है कि जनरली ट्रोपोस्फियर में ही ज्यादातर देखने को मिलता है कन्वेक्शन, जिसको हिंदी में संवहन कहते हैं। ठीक है, और एडवेक्शन के बारे में कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको। तो एडवेक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो मेनली क्या होता है कि ये मिड लेटीट्यूड में, मिड लेटीट्यूड यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, और 30 डिग्री से 60 डिग्री साउथ, तो वहां पर क्या होता है कि वेदर चेंज जो होते हैं दिन में जो मौसम में परिवर्तन होता है, वो इसके कारण होता है। हमारे भारत में जो होता है, लू लू जो चलती है, जो गर्म हवा चलती है ना सरफेस पर, ठीक है, वो इसी का परिणाम है, एडवेक्शन का। पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लो, ये पूछा जाएगा तुमसे एग्जाम में, लू वाला क्वेश्चन एडवेक्शन का एग्जाम्पल है। लू चलता है ना, गर्म हवाएं चलती हैं, वो एडवेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, यहां तक कहीं कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पे। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी स्थलीय विकिरण। तो स्थलीय विकिरण का मतलब ये है कि भाई साहब, अर्थ रेडिएट्स एनर्जी इन लॉन्ग वेव।
तुम्हें पता है कि जो धूप आई है, जो किरण आई है, अब क्या करती है, पृथ्वी कहती है कि अब हमारा काम हो गया बेटा, अब तुम वापस जाओ, वापस जाओ। तो जब पृथ्वी इधर से रेडिएट करती है एनर्जी, या इधर से जो किरणें आई थी उनको वापस भेजती है अपना काम करने के बाद, तो हम उसको कह देते हैं टेरेस्टेरियल रेडिएशन। और इन वेव को कह देते हैं लॉन्ग वेव। आने वाले को शॉर्ट वेव कहते हैं, और यहाँ से जाने वाले को, अब ये जा रहा था, ये बड़ा बन के जा रहा है, ठीक है, आया था तो छोटा था, अब जा रहा था बड़ा बन के जा रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हो, ये लॉन्ग वेव कहलाता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो नीचे से गर्म होता है, सिंपल, और गर्म होगा, और यही से क्या खेल शुरू होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का, कि ये जब ऊपर रेडिएट कर रही है किरणों को कि भाई तुम निकल जाओ, यहाँ ऊपर बैठा है शैतान, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो इनको पकड़ लेता है और कहता है कि ना मैं नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी मर्जी से आओ, मेरी मर्जी से जाओगे, तो पकड़ लेता है, और इसके कारण क्या होता है, पूरा माहौल गर्म हो जाता है यहाँ पर। ये ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस गैस में मेन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये वाटर वेपर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेन गैसेस। और भी होते हैं, मेन गैसेस ये हैं जिसमें सबसे ज्यादा CO2 पाया जाता है। मैंने आपको साइंस के समय भी पढ़ाया था ये चीज, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन 50% से ज्यादा अकेले यही होता है, ठीक है। अब आते हैं हीट बजट पर। हीट बजट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा समझने का गेम है। हीट बजट में क्या होता है समझना, कि जैसे बजट में क्या होता है बताओ, बजट में यही होता है ना, लेखा जोखा रखते हैं, कितना आया कितना गया, उसका पूरा एक बैलेंस, ठीक है, उसका पूरा एक संतुलन बना करके रखना, कितना खर्चा हुआ, कितना हमने कमाया, ठीक है, वो सबका एक बैलेंस होता है। वैसे ही हीट बजट है, वो तो यूनियन बजट था, रुपये का बजट था, यहाँ हीट का बजट है, यानी उष्मा का बजट है, ठीक है, कि हाँ भाई पृथ्वी ने कितना उष्मा लिया है सूर्य से और कितना उसको वापस भेजा है। तो भाई पृथ्वी कहती है जितना आया है उतना मैं वापस कर देता हूँ, ठीक है, जितना इंसोलेशन आया है, इंसोलेशन मतलब जो आया है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब जो गया है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो गया है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो हीट कहता है, एनर्जी पृथ्वी कहती है कि ना तो मैंने आपका कुछ खाया है, जो आपका लिया था वो मैंने आपको वापस लौटा दिया है, ठीक है, जितना लिया था उतना वापस कर दिया है हीट बजट में। अब इसको समझेंगे कैसे, कितना वापस होता है, कितना आता है। अर्थ जो है, उदाहरण के तौर पे मान लो 100 यूनिट सोलर रेडिएशन ले रही है, ठीक है, कितना, 100 यूनिट ले रही है। जहां देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, हाँ यहाँ देखो, जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, ये है सन, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सन है, इससे मान लो 100 यूनिट एनर्जी आ रही है, पृथ्वी तक पहुंच रही है, ठीक है, वो चला कि भाई मुझे जाना है, पृथ्वी ने बुलाया है। अब जब ये आते हैं तो ऊपर कई सारी चीजें हैं, पृथ्वी तक पहुंचने से पहले इसको कई सारी चीजों से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो ऊपर ही पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही इसमें से 27 यूनिट जो है वो बादल क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भगा देते हैं, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, 27 यूनिट भाग गए। 6 यूनिट जो होता है वो एटमॉस्फेयर भगा देता है, कहता है कि अरे यार तुम जाओ यहाँ से, कहाँ घुस रहे हो तुम, तो 6 यूनिट एटमॉस्फेयर भगा देता है। और 2 यूनिट, कई सारे बर्फ के चट्टान हैं, आइस हैं, वो सब हैं, तो वो 2 यूनिट भगा देते हैं। तो 27 और 6 कितने हो गए, 33, और 2 35, यहाँ देखो 35 यूनिट। ये 35 यूनिट बेचारे आए तो थे सूर्य से निकल करके कि हाँ भाई हम पृथ्वी के यहाँ जाएंगे, खाना खाएंगे, शॉर्ट वेव है, अब जाकर वहां से लॉन्ग वेव बन के वापस आएंगे, लेकिन इन 35 वाले को भगा देते हैं। इन 35 यूनिट को हम एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। वो है जो यहाँ बारात तो चले थे लेकिन अभी दुल्हन के यहाँ पहुंचने से पहले वापस लौट गए, तो ये एल्बिडो है। 35 यूनिट का गेम खत्म, तो 100 आया था, 35 हमने वापस भेज दिया, बच गए कितना, 65। कितने बच गए हैं, 65। अब वो 65 में क्या होता है समझना, 65 में 51 आता है किसके पास, पृथ्वी के पास, ठीक है, 65 में 51 आता है पृथ्वी के पास, और 14 रख लेता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहां देखो, अब यहां आ जाओ, यहां जाओ ध्यान से, 100 था, 27, 2, 29 और 6 35, खत्म हो गए। अब यहां से क्या हो गया, हमारे पृथ्वी के पास कितना आ गया, 17 और 34 51, टोटल कितना आ गया, 51 यूनिट आ गया पृथ्वी के पास। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझना, 51 यूनिट पृथ्वी के पास और 14 यूनिट किसके पास आ गया, एटमॉस्फेयर के पास, टोटल हो गया 65। तो 65 रुपए यहां जमा है, अब इनको वापस भेजना भी है, तो कैसे भेजते हैं समझना। पृथ्वी क्या करती है, देखो 17 यूनिट डायरेक्ट वो रेडिएट कर देती है, हटा देती है कि नहीं नहीं ले जाओ यार, ज्यादा हो गया है, मेरा काम इतने से चला जाएगा। तो 51 में से 17 माइनस कर देती है, कितना बच गया, 34। 34 बचा हुआ है हमारे पास, ये 17 उड़ा देती है स्पेस में, नहीं नहीं भाई तुम वापस जाओ, नहीं चाहिए 17, वापस जाओ ना, वरना अगर तुम मेरे पास रुक गया एटमॉस्फेयर तुम्हें लेके खा जाएगा, तुम वापस चले जाओ। 17 को भगा देती है, बच गया 34। अब इस 34 को भी भगाना है। ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेयर के पास ऑलरेडी 14 को लेकर के बैठा हुआ है,
ठीक है, अब ये 34 किसके पास बचा है? अर्थ के पास बचा है। अब ये 34 क्या होता है, ध्यान देना, 23, 23 नहीं, 6 और 9 15 और 19 34, हाँ ये रहा। एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट अ सेकंड, 6, 9 और 19, यहां पर जो लिखा हुआ है ध्यान से देखो, 6, 9 और 19। तो 6 यूनिट क्या करती है, ये वापस भेजती है, ठीक है, 6 यूनिट वापस भेजती है, रेडिएट करती है डायरेक्ट। उसके अलावा इसमें से बच गया जिसमें से 9 यूनिट और वापस करती है, जो कन्वेक्शन करंट वगैरह देखा था ना हमने, कन्वेक्शन जो चल रहा था, हवा टर्बुलेंस वगैरह जो हवाएं चली उसके कारण ही वापस भेजती है, उसके रास्ते से। और तीसरा कंडेंसेशन, जो बादल वगैरह बन रहे हैं ना, उसके रास्ते से वापस भेजती है, 19 यूनिट, ठीक है। तो ये 19 और 9 कितने हो गया, 28 और 6 34, ये तीनों को भी वापस वो भेजती है, लेकिन इन 34 को पकड़ लेता है एटमॉस्फेयर। कौन पकड़ लेता है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के पास ये 34 और पहले का 14, वो कितना हो गया, 48 यूनिट। ये 48 यूनिट एटमॉस्फेयर कहता है कि ये मेरी मर्जी से आया है तो मेरी मर्जी से ही जाएंगे, और ये एटमॉस्फेयर में निकाल देता है। तो अब मुझे बताओ कि टोटल 100 यूनिट आए थे और 100 यूनिट चले गए, खत्म हो गई बात। ये होता है हीट वेव। नहीं समझ आया, दोबारा वापस से वीडियो रिपीट करके देख लेना, इससे बेहतर कैसे कोई समझाएगा भाई, ठीक है। एक एक चीज मैंने आपको समझा दिया कि 100 यूनिट आए थे, वापस से 100 यूनिट चले गए, ठीक है। वो बातें मैंने यहाँ चार्ट फॉर्म में भी लिख दिया, बिल्कुल सिंपल करके, तो ये भी पढ़ सकते हो, या फोटो देख सकते हो, या जो लिखा है वो भी पढ़ सकते हो, तीनों में से जो मर्जी वो पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधा बिना देर के टेम्परेचर जरा देख लेते हैं। टेम्परेचर का डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, ठीक है, कि हवा गर्म या ठंडा है उसको मापने के इकाई को या मापने की अवस्था को हम टेम्परेचर तापमान कह देते हैं, ठीक है। ये मेजर एलिमेंट होता है वेदर और क्लाइमेट का, इसके कारण क्या होता है, मौसम या जलवायु निर्धारित किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात कर दें कि टेम्परेचर को कौन कौन चीजें प्रभावित करती है, नियंत्रित करती है, याद रखना है। पहला तो लेटीट्यूड हमने देख लिया है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, ये हो गया आपका पृथ्वी, ये हो गया आपका इक्वेटर, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर घटता है, ये बात हमें पता है। तो लेटीट्यूड यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर क्या है, मान लो कुछ बढ़ते जाएगा, ऊपर में क्या है 90 डिग्री, यानी लेटीट्यूड जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। पहली बात, लेटीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है, यानी उन दोनों में उल्टा रिलेशन है। दूसरा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में हमने क्या देखा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, एल्टीट्यूड में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है, ठीक है। ये भी हमने देखा, नॉर्मली यही होता है, हम पृथ्वी की सतह पर देखना है तो ये होता है। अच्छा, इस पूरे पूरे प्रोसेस को, मतलब हाइट के साथ अगर टेम्परेचर घटे तो हम इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट कह देते हैं, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट कैसे होता है सर? 1000 मीटर जब तुम ऊपर जाओगे ना तो 6.5 डिग्री सेल्सियस घटेगा। जैसे तुमने देखा था ना कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा, सेम उसी का ये दूसरा वर्जन है। जब इसको कन्वर्ट करोगे ना, इसको 1000 मीटर कन्वर्ट करोगे तो देखो तकरीबन 6 बार में जाएगा, और ये 6 डिग्री 6.5 डिग्री के आसपास बढ़ जाएगा। सिंपल सिंपल, ठीक है। तो वही है कि 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री बढ़ जाता है या घट जाता है, या यूं कह लो कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री घट जाता है। इस प्रोसेस को हम नॉर्मल लैप्स रेट कह देते हैं, ठीक है। दो बातें हो गई, दो फैक्टर हो गए। इसीलिए तुमने देखा होगा कि बर्फ जो पहाड़ होते हैं वो ठंडे होते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसलिए वो ठंडे होते हैं। और आगे बढ़े, तीसरा फैक्टर क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी भी डिसाइड करता है। जैसे कोस्टल एरिया जो होते हैं वहां पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, क्योंकि वहां पर बादल बन रहा है, वहां बारिश हो रही है, तो सारी चीजें हो रही हैं, बाकी जगहों पर नहीं होती है। इंटीरियर जो एरिया है वो थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो मेन फैक्टर है वो है एयर मास या ओशन करंट। एयर मास और ओशन करंट, ये दोनों अगले चैप्टर में हमें पढ़ना है। फिलहाल के लिए जान लो, एयर मास वो है कि मतलब बहुत सारे हवाओं का झुंड, मास, ठीक है, उसी को हम कहेंगे। तो बहुत सारे हवाएं एक साथ मिलकर के चलें तो हम उसको एयर मास कह देते हैं। ओशियन करंट, जो ओशियन के अंदर, समंदर के अंदर धाराएं चल रही हैं, चलने वाली धाराओं को ओशन करंट कहते हैं। तो ये भी प्रभाव करे, तुमसे सिंपल यही पूछा जाएगा टेम्परेचर को कौन कौन प्रभावित करता है, तो ये सारे फैक्टर। जैसे एक बात याद रखनी है कि वार्म एयर मास, उल्टा देखो, ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है? सूर्य की लाइटें बहुत ज्यादा पड़ती है तो वहां पर टेम्परेचर जनरली हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है तो वो क्या करता है, वहां की हवाएं गर्म होती हैं तो वार्म एयर मास होता है। इधर से भी देखो, पोलर रीजन में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? एयर मास जो होता है ठंडा होता है। सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर समझ गए ना तो ये सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, ये सब समझने वाली चीजें हैं। ओशन करंट्स
जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है, कोस्टल इंपॉर्टेंट नहीं है। पांचवा जो फैक्टर होता है वो होता है लोकल फैक्टर। लोकल फैक्टर यानी कि मान लो ढलान है, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर ऊंचाई है, ठीक है, अभिमुखता एस्पेक्ट कैसा है, वहां का फसल वगैरह कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, पेड़ पौधे कैसे हैं, जमीन कैसी है, वो भी डिसाइड करता है। तो लोकल फैक्टर, 5 फैक्टर हो गया। पहला क्या था, रिपीट कर लेते हैं। पहला था हमारा कौन सा, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी और एयर मास, और पांचवा था लोकल फैक्टर, ठीक है। अब आ जाते हैं टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। टेम्परेचर कैसे कैसे पूरे पृथ्वी पर बंटा हुआ है। तो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, देखो मान लो एक रेखा गुजर रही है, यह रेखा, सॉरी, ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी है। इस पॉइंट पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस पॉइंट पर 10 डिग्री सेल्सियस है, इस पॉइंट पर भी 10 डिग्री है, इस पॉइंट पर भी 10 डिग्री है, इस पॉइंट पर भी 10 डिग्री है, इस पॉइंट पर 10 डिग्री है, सब पर 10 डिग्री सेल्सियस है एक समय में। तो अगर आप एक लाइन खींच दो इन सब पे, सब पर एक लाइन खींच दो, तो इससे क्या पता चलेगा कि इन सारे पॉइंट्स पर जो टेम्परेचर है वो कैसा है, एक जैसा है, एक बराबर है। तो जब अलग अलग पॉइंट्स पर एक बराबर टेम्परेचर हो, सेम टेम्परेचर हो, तब उसको आइसोथर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोथर्म। आइसो का मतलब सेम और थर्म का मतलब टेम्परेचर। कहीं कोई दिक्कत? तो हम क्या करते हैं, ग्लोब के ऊपर जब अलग अलग जगह पर सेम टेम्परेचर हो एक समय में, तो हमेशा लाइन खींच के दिखाते हैं कि भैया देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना है कि जनवरी के समय में और जुलाई के समय में टेम्परेचर अलग अलग होता है, बड़े ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे ये आइसोथर्म जो होता है ना, ये बहुत अच्छा यंत्र होता है मापने का, ठीक है, ये टेम्परेचर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे ये आइसोथर्म जो ये लाइन है, ये क्या होता है कि जनवरी के समय जब हमारे यहाँ ठंड पड़ रही होती है, तो उस समय ये आइसोथर्म इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। क्या होता है, इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होने लगता है, ठीक है, बेंड टुवर्ड्स इक्वेटर ओवर कंटिनेंट्स, ठीक है। कंटिनेंट्स में क्या होता है, इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होने लगता है, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी के कारण होता है ग्रेटर कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। ग्रेटर कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तुमसे पूछा जा सकता है कि ग्रेटर कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कहां होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ग्रेटर कॉन्टिनेंटल इफेक्ट का मतलब क्या है सर, तो जैसे होता यह है कि जो तुम्हारे कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप है, तो महाद्वीप मान लो कि जो पानी वाले एरिया से सटे हुए हैं, तो वहां पर तो टेम्परेचर मॉडरेट होगा, लेकिन जो मिट्टी वाला एरिया, जो क्षेत्र है, जो पानी से बहुत दूर है, बहुत अंदर है, तो वहां का जो टेम्परेचर होता है ना, वो एक्सट्रीम होता है। वो कई सारे केसेस आते हैं वहां पर, ठीक है। तो इस प्रभाव को हम उसको ग्रेटर कॉन्टिनेंटल इफेक्ट या उत्तरी क्या कहते हैं, स्थल प्रभाव कह देते हैं, ठीक है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, ये जनवरी में ही आइसोथर्म जो होता है, ओशियन में नॉर्थ साइड शिफ्ट करता है और कॉन्टिनेंट में साउथ साइड में शिफ्ट करता है। ये 3-4 बातें ध्यान रखना मेरे भाई, बस एक दो बार पढ़ लोगे याद हो जाएंगे, ठीक है, एक दो बार पढ़ लोगे याद हो जाएंगे। कारण क्या है, लॉजिक क्या है, बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी, इसलिए मैं चाह नहीं रहा, ठीक है, कि कोई बच्चों का इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। तो बस तुम इतना याद रख लो, फैक्चुअल तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फैक्चुअल बातें याद रखो। जो जनवरी वाला देख लिया हमने। अब जुलाई के केस में क्या होता है कि जो आइसोथर्म जो लाइन था ना, वो किधर, पोल के तरफ शिफ्ट करता है। उसमें क्या था, इक्वेटर की तरफ शिफ्ट कर रहा था, इसमें पोल की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें एल है ना, जुलाई में एल है, पोल में एल है, ऐसे याद रख सकते हो, पोल की तरफ शिफ्ट करता है। और लैटिट्यूड के पैरेलल हो जाते हैं, लैटिट्यूड के पैरेलल ये शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ फिगर में, क्यों तुमसे ऐसे करना। जैसे जनवरी के दिन में जो लाइनें दिख रही हैं, देख लो, ये लाइन जो दिख रही है एक काली लाइन, तो यहाँ भी 20 डिग्री टेम्परेचर है, इस लाइन पर यहाँ भी 20 डिग्री, यहाँ भी 20 डिग्री, यहाँ भी 20 डिग्री, यहाँ भी 20 डिग्री, यहाँ भी 20 डिग्री। ये देख रहे हो कि इस पॉइंट पर भी 20 डिग्री टेम्परेचर है। तो इन सबको हमने एक लाइन से बराबर कर दिया। ये जैसे मान लो इस पॉइंट पर 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो इस पॉइंट पर भी 0 डिग्री, इस पॉइंट पर 0 डिग्री, इस पॉइंट पर 0 डिग्री, ऐसे ऐसे करते 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 इस पॉइंट पर भी देख सकते हो कि 0 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या है, 0 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये है पूरा का आइसोथर्म लाइंस, मतलब ये दिखा रही है कि इन सारे पॉइंट्स पर टेम्परेचर सेम है, ठीक है। जो एक लाइन है उस पर एक जैसा टेम्परेचर। तो तुम ये चीज देख सकते हो जनवरी के दिन में। जनवरी के दिन में क्या केस है सर, कि जनवरी के दिन में ये सब इक्वेटर की तरफ मूव करना चाह रही है। देख रहे हो आप, इक्वेटर की तरफ थोड़ी गहरी है, कई सारी लाइनें दिख रही हैं आपको यहाँ पर। यह है इक्वेटर आपका 0 डिग्री, कई सारी लाइनें यहाँ पर इसके आसपास दिख रही होंगी। लेकिन जैसे तुम जुलाई में आ जाओ, जुलाई में देख रहे हो थोड़ा खाली खाली एरिया होगा, मतलब कहाँ चले गए, वो पोल की तरफ शिफ्ट करेंगे, सारे पोल की तरफ शिफ्ट करेंगे। यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लाइनें हैं लेकिन वो पोल की तरफ शिफ्ट कर रही है, सिंपल। चलो यहां तक हो गया। अब आते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पे। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है, हिंदी में कहते हैं तापमान व्युत्क्रमण, ठीक है। व्युत्क्रमण का मतलब क्या होता है, उल्टा।
इन्वर्जन का मतलब उल्टा। किसका उल्टा? जो हमने नॉर्मल लैप्स रेट देखा ना, उसमें क्या हो रहा था कि हाइट बढ़ रही थी तो टेम्परेचर घट रहा था। लेकिन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइट के साथ टेम्परेचर भी बढ़ने लगे। ध्यान रखना है, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ने लगे, यानी नॉर्मल लैप्स रेट के खिलाफ जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो हम इसको कह देते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। वही बात यहाँ मैंने लिख दी है, ठीक है। ये जनरली आपको जब शांत रात हो, ठीक है, एकदम साफ रात हो, बादल बादल ना हो, तो वहां देखने को मिलता है। इसके कारण फॉग यानी कोहरा, धुआं वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। और दो तीन एग्जांपल याद रखें, जैसे हीट ऑफ डे। दिन में क्या होता है, पृथ्वी गर्म हो रही है, रात में क्या होती है, वो सारे एनर्जी को रिलीज कर देती है, ठंडा पड़ जाती है, सुबह होते तक बिल्कुल ठंडा हो जाती है। ये भी एक इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। पोलर एरिया में क्या होता है, जो ये इन्वर्जन टेम्परेचर है, टीआई मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर, तो इन्वर्जन टेम्परेचर पोलर एरिया में पूरे साल लगभग सेम ही होता है, ठीक है। वहां क्या होता है, सेम होता है, नॉर्मल होता है। और एक बात और याद रखना है कि एयर ड्रेनेज मतलब हवाओं का चलने वाला जो रास्ता है, तो वैलीज में, ठीक है, वैलीज में ये एयर ड्रेनेज वैलीज प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट, मतलब कि सॉरी, जो वैलीज घाटियों में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो जो वहां हवाएं चल रही है ना, हवाएं चल रही हैं, वो क्या करते हैं, जो फ्रॉस्ट यानी ओले गिर रहे हैं या फिर ऐसे तरह के बर्फबारी पाला पड़ने वाला है, तो उनसे बचा करके रखती हैं, वो मदद करती हैं। आइसोथर्म मैंने बता दिया कि आइसोथर्म वो है समताप रेखा, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, मतलब एक ऐसा लाइन जहां पर हर जगह पर टेम्परेचर सेम हो, तो आइसोथर्म कहलाता है। ये मैं बता चुका हूं। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक हीट। दो कंसेप्ट समझ लो। स्पेसिफिक हीट वो है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, ठीक है। एक यूनिट मास ले लो, ठीक है, किसी भी चीज का 1 ग्राम ले लो या 1 इकाई मास ले लो, उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, जितना हीट चाहिए, उसको हम स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट उष्मा कहते हैं। स्टार मार्क कर लो, ठीक है। दूसरा ये सब्सटेंसेस विथ हाई स्पेसिफिक हीट वार्म एंड कूल स्लोली, ठीक है, जिसमें ज्यादा विशिष्ट उष्मा होती है, वो देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडा होते हैं, ठीक है। प्लैंक का नियम भी आपके एनसीईआरटी में कहता है। प्लैंक का नियम क्या कहता है सर? तो प्लैंक का नियम कहता है कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। कि कोई बॉडी, जैसे मान लो सन से कोई एनर्जी निकल रही है, ठीक है, अब वो एनर्जी कितना निकल रही है, कैसे निकल रही है, कैसे डिसाइड होता है? वो ऐसे डिसाइड होता है कि उस बॉडी का जो जिससे एनर्जी निकल रही है, रेडिएशन निकल रहे हैं, उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, और उसका वेवलेंथ कैसा है। इन दो बातों पर डिपेंड करता है कि भाई साहब उनसे रेडिएशन कैसा निकलेगा। जैसे हॉटर बॉडी जो ज्यादा गर्म है वो ज्यादा एनर्जी देगा, ठीक है, और उसका जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ होता है। यही तो बात हमने कहा था ना कि जो सूर्य से लाइटें आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, उनको हम शॉर्टर वेवलेंथ कहते हैं, जबकि पृथ्वी पर वो जो रिटर्न जाती है बड़ा भर के जाती है, लॉन्गर वेवलेंथ हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई बात, यही थी आज की पूरी पूरी कहानी। मेरे भाइयों, बहुत एफर्ट लगता है ऐसे कंटेंट्स बनाने में। अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, भाइयों को बताइए, जो पढ़ने वाले हैं अगले साल देंगे उनको बताइए, कभी बदलने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत एफर्ट लग रहा है, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए, हो जाएगा। और ये टेलीग्राम लिंक है, जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन वो जाकर के यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं पीडीएफ वगैरह सारे अपलोड कर देता हूँ, कोई अपडेट होता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप सबने बहुत साथ दिया है और काफ़ी सारे बच्चे एफर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि वो अपने स्तर से जितना कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। तो उन सबको शुक्रिया, करते रहिए आप लोग भी। बड़े भाई होने के नाते मैं कहता हूँ, आप छोटे भाई होने का फर्ज निभाइए, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर तो करने के लिए कहने की जरूरत नहीं है, आप कर ही देते हो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए।